हो गया, मैं खेलना जाओ। हाँ, हेलो, तो सबको दिख रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग ये जो है, ये रफ डायग्राम है लंग्स का, और इसका जो है वो तुमको दिख रहा है क्या क्या लेबल किए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट में लंग्स से जो लंग्स लंग्स क्या है, तो लंग्स एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बैग लाइक, एक तरह का बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो देखो हम कवरिंग जो बना है, जैसे मान लो ये रेड का जो कलर कवरिंग है, ये एक्सटर्नल लंग का कवरिंग, और ये जो ब्लैक का जो ऊपर में कलर बना है, ये होता है आउटर कवरिंग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये ध्यान देना कि कभी भी कोई भी बॉडी का कोई भी अगर ऑर्गन है और वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कोट रहता है या एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, चाहे वो हार्ट की बात करे, चाहे वो लंग्स की बात करे, चाहे किडनी की बात करे, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लंग्स पढ़ रहे, तो सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर का कवर सबसे ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, पहले हम लोग एक्सटर्नल पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ट्रैकिया कैसे इंटर करता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम बता रहे थे कि लंग्स जो है वो जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहला आउटर कवरिंग जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है, और लंग से कोई भी रिलेटेड चीज होता है तो उसमें प्लूरल वर्ड आता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो वहां पे प्लूरल आर्टरी एंड प्लूरल वेन है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये जो वेन है, ये जो वेसल्स है, वो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो उसी तरफ प्लूरल मतलब ही होता है लंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ, कोई भी वर्ड अगर आता है तो प्लूरल वो लंग्स से रिलेटेड बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे फर्स्ट में पहला जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आउटर जो सेकंड लेयर है, ये लंग्स का लेयर है, बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता कैविटी है, और उस कैविटी में ये ब्लू कलर का जो हम डॉटेड बनाए हैं, डॉटेड नहीं है, मतलब ये जो फिल्ड अप है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्बिंग से बचाना। तरह का मान लिया जाए किसी पर्सन के चेस्ट पे कोई हिट कर दिया, जोर से मार दिया, या कि कोई चीज हम सामान, कोई भी सामान मान लो ज्यादा वजन है तो उसको प्रेशर से उठाते, तो ये सब प्रेशर, मैकेनिकल शॉक, ये सबसे ये जो है ये फ्लूइड जो है वो बचाता है। क्योंकि अगर ये लेयर और ये लेयर दोनों कट गया ना, तो वहां पे लंग्स का जो मैकेनिज्म है, लंग्स कोलैप्स कर जाएगा।
ठीक है, क्योंकि लंग्स का हमेशा मैकेनिज्म क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का, मतलब वो कभी सिकुड़ता है कभी फूलता है, ठीक है, तो वो भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बट ये चीज। और इसके बाद इसी चीज को सपोर्ट करता है नीचे जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इस तरह का जो हम लेवल बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। इसका भी अलग मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके जस्ट बाजू वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और उस प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, तो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसका काम है उसको मैकेनिकल शॉक एंड प्रेशर से उसको लंग्स को बचा के रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल का। तो ट्रैकिया जो हम बताए थे पिछले क्लास में, ध्यान देना, यहाँ पे ट्रैकिया में हम क्या बताए थे कि ये जो ट्रैकिया है, कि जब हम इनहेल करेंगे प्रेशर से तो कोलैप्स नहीं करेगा, और वही अंदर में जब लंग्स के अंदर वो इंटर करता है वो ट्यूब, तो ये बाइफरकेट होके ये ब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ ध्यान देना, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे तो एक नैरो सा, पता नहीं चल रहा होगा, बट हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना। ये जो ब्लैक कलर का एक जो हम दिए हैं, ये इसको डक्ट बोलते हैं या फिर ट्यूब बोलते हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिससे डायरेक्टली कनेक्ट है एल्वियोलाई। अब ब्रोंक्यूल्स में किसी भी तरह का कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ट्रैकिया, ऐसा नहीं कि ट्रैकिया पूरा जो ट्रैकिया पार्ट है उसमें सिर्फ कार्टिलेजिनस रिंग होगा, वो जब बाइफरकेट होके लंग्स के अंदर जाता है तो वहां पे भी कार्टिलेजिनस रिंग है। जहां तक कार्टिलेजिनस रिंग है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, लेकिन उसके बाद छोटा सा डक्ट टाइप से निकलता है, ट्यूब ही है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, बट ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता है। और साथ साथ में एल्वियोलाई, उससे कनेक्ट होता है एक बैग लाइक, एक बैलन लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एल्वियोलाई। और अगर तुमसे पूछ ले कि लंग्स में मेन जो पार्ट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, वो कौन करेगा, तो एल्वियोलाई। यहाँ पे ध्यान देना, हमको थोड़ा सा बड़ा ये एल्वियोला के यहाँ पार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई है ये बैलून लाइक है, जब इसमें एयर आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, सब कोई देख सकते हो, जब इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब बोलते हैं ना कि हमारा चेस्ट जो स्वेल कर जा रहा है, फूल जा रहा है, ठीक है। तो वो एक्स इनहेल में होता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा चेस्ट पीछे की तरफ और डाउन की तरफ बढ़ता है। तो वो किसके कारण होता है, एल्वियोलाई के कारण। सोचो कि मान लो ये एल्वियोलाई है, और जैसे ही इसमें हवा भराएगा तो ये धीरे 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 क्या होगा, एक्सपेंड करता है, जिसके कारण मैक्सिमम एयर को वो क्या करता है, कंज्यूम कर सकता है। और वही एयर जो होता है एक्सचेंजिंग गैसेस, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज का कनेक्शन रहता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन रहता है, जिसके कारण ये एक्सचेंजिंग का काम, और वो ब्लड लंग से निकल के चला जाता है हार्ट के थ्रू, ब्लड आई मीन वो ब्लड चला जाता है लंग्स के थ्रू हार्ट में, फिर हार्ट पूरे बॉडी को वो सप्लाई कर देता है। तो लंग्स का मेन काम है यहाँ पे ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंजिंग कराना। अगर तुमसे पूछे कि लंग्स का कौन सा पार्ट होता है जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, तो ध्यान देना कौन है, एल्वियोलाई, ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सहेल क्या है, इनहेल क्या है। तो इनहेल के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर हम अपने लंग्स के अंदर में उसको लेके आते हैं थ्रू नोज के थ्रू, और एक्सहेल में क्या है, जो हम एयर छोड़ते हैं अंदर से बाहर, उसमें CO2 रिच एयर होता है। पहला, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो अंदर में लंग्स है वो धीरे धीरे स्वेल करता है, तो वो कैसे करता है, और एक्सेल जब करते हैं तो श्रिंक हो जाता है, मतलब घट जाता है, एक तरह का रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। तो कैसे घटता है ये हमको जानना है। तो उसके लिए सबसे मेन है डायफ्राम। डायफ्राम ही रिस्पॉन्सिबल है जब लंग्स हमारा अपलिफ्ट एंड डाउन लिफ्ट होता है इनहेल और एक्सेल के केस में। जो भी हम लोग प्रोसेस, जैसे इनहेल किए तो हमारा अपलिफ्ट कर गया, या फिर एक्सेल किए तो डाउन लिफ्ट कर गया, डाउनवर्ड चला गया,
वो डायरेक्टली हमारा डायफ्राम का काम है, ठीक है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले एक्सहेल का मैकेनिज्म, सॉरी इनहेल का मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे ही हम रिच एयर, आई मीन ऑक्सीजन रिच एयर इंटर करते हैं बॉडी में, तो वहां पे क्या होता है ध्यान देना। जैसे ही रिच एयर करेंगे तो यहाँ पे एल्वियोलाई में क्या होगा, हम बोल सकते पूरे इस पार्ट को हम पूरा रहता है, इसमें मान लो भरे, सपोज दैट ये इसको मैं एल्वियोलाई लेते, इसमें क्या होता है धीरे धीरे ये बढ़ने के बाद ये रिलैक्स करता है। तो रिलैक्स करने में क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो जो ये कैविटी है, इसको जो लंग कैविटी या थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या आएगा, एयर आएगा। ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये होता कैसे समझो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहला जो लंग्स का इंटरकोस्टल मसल्स है, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है वो रिब केज उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जैसे हमारा मान लो ये लंग्स है और हमारा ये मेम्ब्रेन लंग, सॉरी ये हमारा थोरेसिक कैविटी है और ये हमारा लंग्स का है। मतलब हमारा जो चेस्ट रीजन है, थोरेसिक जो हम लोग बोलते हैं, रिब केज जो बोल रहे हैं, वो हमारा वो बोन है, ठीक है। उसके जस्ट पीछे में देखो, जस्ट पीछे में इस तरह से, उसके जस्ट पीछे में हमारा लंग्स का वॉल है। तो बोन जो होता है कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, किसी ना किसी मसल से कनेक्ट होता है, तो वो होता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, तो रिब्स के अंदर में जो रिब्स में जो मसल्स है, रिब्स को कनेक्ट करने का जो काम करता है मसल्स का, वो इंटरकोस्टल मसल्स है। और डायफ्राम, ये दोनों जैसे ही इनहेल करेंगे तो ये रीजन पे देखो, इस रीजन पे क्या करेगा, अपना प्रेशर बनाएगा। जैसे प्रेशर बनाएगा, ये अभी इस कंडीशन में ये रिलैक्स है, ये धीरे धीरे इस तरह हो जाएगा। तो ये वाला भी उठेगा, ये वाला भी उठेगा, जिसके कारण हमारा जो चेस्ट है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ब्रीदिंग मैकेनिज्म में था। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हम जब इनहेल करेंगे तो हमारा जो लिफ्टिंग होता है, आई मीन चेस्ट का लिफ्टिंग होता है, वो डायफ्राम पे एक तरह का प्रेशर डालता है, साथ साथ में इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्सपेंड करता है, जिस कारण हमारा जो चेस्ट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और अपलिफ्ट कर जाएगा। यही चीज जब हम छोड़ देंगे तो हमारा जो डायफ्राम का मैकेनिज्म वो नॉर्मल कंडीशन पे आएगा, क्योंकि हवा वहां है नहीं, और साथ साथ में जो जो मतलब आई मीन स्ट्रेस्ड हो रहा है रिब मसल, वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन पे आता है, ताकि वो पीछे की तरफ और डाउन की तरफ कर पाए। यही है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये है तुम्हारा लंग्स का मैकेनिज्म, ऐसे ही करता है, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करें ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इनहेल प्रोसेस का, तो इनहेल जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस में आता है। कहने का मतलब ये इनहेल जो मैकेनिज्म है उसमें एनर्जी का यूज आता है। तो तुम लोग हमको आंसर दो कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा जो लंग्स है या फिर जो भी हमारा बॉडी है, इनहेल करने के लिए बॉडी में जो एनर्जी है वो कहाँ का एनर्जी खर्च होता है, किस रीजन का एनर्जी खर्च होता है जब हम लोग इनहेल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक्सहेल जो है वो पैसिव प्रोसेस है, मतलब कहने कि वहां पे किसी भी तरह का एनर्जी ज्यादा वहां खर्च नहीं होता, बहुत ही कम खर्च होता है, तो वो पैसिव है। बट इनहेल इज अ एक्टिव प्रोसेस। बताओ कैसे, कोई आंसर दो कि हमारे बॉडी का कौन से पार्ट से वो एनर्जी लेता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कुछ कुछ है जिसमें हम तुम लोग को जरूर बताना चाहेंगे, वो थोड़ा कंडीशंस पे है, डिपेंड करता है इनहेल एक्सेल का मैकेनिज्म, ठीक है। बोल सकते हो, बताओ। इनहेल जो है, तुम लोग खुद देखो, सांस लेके अंदर देखो कि तुम लोग का किस पार्ट से एनर्जी वो यूज हो रहा है। एक्सेल में एनर्जी यूज नहीं होता, इनहेल में होता है। बताओ कहाँ के मसल्स का होगा, ठीक है, या कहाँ के पार्ट का होगा, सर पार्ट ही बताओ। स्टमक का मसल का। क्या? सर स्टमक। गुड, स्टोमक मसल्स। सर अपर एब्डोमेन। हाँ ठीक है, अपर एब्डोमेन स्टोमक, ठीक है तुम, बट इसको हम लोग बोलते हैं अपर एब्डोमिनल मसल्स, या नॉर्मल याद रखना एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। कि कहने का मतलब है कि हमारा जो पेट का मसल्स है, आई मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, मेनली क्या है, स्टोमक, सिंपल सा चीज है जो तुम बोल रहे। तो समझने के लिए स्टोमक मसल्स या सिंपल है एब्डोमिनल मसल्स,
ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स का एनर्जी को लेके इनहेल प्रोसेस कर सकते हैं, और एक्सेल में ये जो एनर्जी है उतना ज्यादा यूज नहीं, मतलब मसल्स उतना ज्यादा, मसल्स का एनर्जी का काम नहीं आता है, पहला चीज है। दूसरा चीज है कि इसमें अपलिफ्ट डाउनलिफ्ट के लिए डायरेक्टली डिपेंड है दो चीज, एक डायफ्राम और दूसरा हम बताते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है वो रीढ़ का मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जिसमें जब एयर भरेगा वो धीरे धीरे वो ब्रॉड होगा, ये भी ब्रॉड होगा, वो भी ब्रॉड होगा, क्योंकि दोनों साइड का अलग ब्रॉड होगा और ये अपना काम करेगा। जब ब्रॉडिंग होगा तो एयर जो है डायफ्राम के छोर पे एकदम एंड पॉइंट पे प्रेशर मारेगा और वो अपलिफ्टिंग कर जाएगा, और जब हम लोग छोड़ देंगे वो डाउन लिफ्ट कर जाएगा। यही है लंग्स का मैकेनिज्म। और साथ में एल्वियोलाई के साथ डायरेक्टली है ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट है, जो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट होता है, वहां पे एक्सचेंजिंग का प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग हार्ट में क्या है ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ब्लड प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई सिंपल सी बात है, O2 जाना है, CO2 O2 को लेना है, CO2 को जाना है, वो लंग्स में जाके एक्सचेंजिंग करता है। तो लंग्स में क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलाई है। यही है इसका पूरा पूरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब इस तरह से वो काम करता है, फिर इस तरह से हमेशा फर्दर वो काम करते रहता है। यही है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सर। हाँ बोलो। सर सर कार्बन डाइऑक्साइड से डिफ्यूज होने के बाद सर वापस बैक क्यों हो जाता है सर? मतलब सर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सर एल्वियोलस में सर मतलब डिफ्यूज हो गया सर ब्लड से, हाँ, तो सर वो बैक क्यों हो जाता है? बैक कहाँ, CO2 कहाँ बैक करता है, तो ऐसा मतलब तो सर नहीं है। बैक टू इन्वायरमेंट सर। अरे इन्वायरमेंट मतलब ये ऊपर चला जाएगा। देखो, एयर आया, ठीक है, इस एयर से ऑक्सीजन गया ब्लड वेसल्स में, यस सर। तो इसको छोड़ दिया, CO2 इसको देगा, क्योंकि CO2 लेके तो जाएगा नहीं, CO2 इसको देगा, और ये फिर से इन्वायरमेंट मतलब बाहर में चला गया, सिंपल है। हवा छोड़ेंगे तो जाएगा ही ना, ठीक है, बस यही चीज है। देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच होता है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लेकिन ले रहे हैं तो एक्सचेंजिंग का काम है, O2 एक्सचेंज हो रहा है तो CO2 भी तो आएगा, क्योंकि हम लोग के बॉडी से ब्लड CO2 भी तो लेके आ रहा है लंग्स के पास, ताकि एक्सचेंजिंग कर पाए। तो एक्सचेंजिंग मतलब क्या, O2 को भेजना है, CO2 को उसको लेके बाहर निकलना है, सिंपल है, बस यही चीज है, ठीक है। एल्वियोलाई में देखो बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टिश्यूज भी प्रेजेंट है, बट अभी इतना समझो कि हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, सॉरी ब्लड वेसल्स होता है जो हार्ट से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक्सचेंजिंग का काम करता है, O2 दे देगा, CO2 लेके ये बाहर निकल जाएगा, एल्वियोलाई ट्रैक किया, नोज के थ्रू बाहर निकल गया, बस यही है इसका मैकेनिज्म, ये कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, और अब हम अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे तुम लोग को नोट्स लिखाना चाहेंगे, ठीक है, एनिमल वाला। और सर ये क्या होता है इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स? इंटरकोस्टल बोले तो रीब, रीब का जो, जैसे मान लो ये रीब है, ठीक है, तो रीब का जो, रीब में तो मसल्स होता है ना, ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हो गया। रीब केज का जो मसल्स है, रीब्स का जो मसल्स है वो। डायफ्राम बेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक और चीज है ध्यान देना, कभी भी स्ट्रक्चर तो हम नॉर्मल रफ बनाए हैं, बट ऐसा कहीं नहीं इस तरह का दिखेगा तुमको, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा तुमको लंग, ठीक है। ये वाला स्पेस क्यों छोड़ा हुआ रहता है पहले बता दो। सर हार्ट के लिए। हार्ट के लिए, तो हम बस बता दिए, हाँ हार्ट के लिए, यहाँ पे हार्ट रहता है, तो लंग्स ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये डायफ्राम बन जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा, मगर कैविटी वगैरह तुमको दिख ही रहा है। और कुछ, और किसी कुछ पूछना है? रिप्लाई करो। यस सर। प्लांट तक लिखा दिया था, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ना, फिर हम कंटिन्यू आगे करेंगे। टाइम टाइम वेस्ट करके क्या करोगे, पूछना है तो पूछ सकते हो ना, फिर हम स्टार्ट कराते लिखाना, ठीक है। नो सर। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज है इसको, हाँ एक और चीज है जो तुमको बताना चाह रहे थे, वो थोड़ा नॉलेजेबल चीज है, जनरल नॉलेज चीज है, जनरल नॉलेज का इसी से कनेक्ट है। अगर हम बात करेंगे कि नॉर्मल कोई पर्सन है, फीमेल के केस में अगर नॉर्मल कोई फीमेल है या मेल है नॉर्मल, तो वो लंग्स का जो मैकेनिज्म है या ब्रीदिंग मैकेनिज्म इसी तरह से होता है, ठीक है। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है,
तो उस कंडीशन में वो कहाँ से एनर्जी लेंगे, क्योंकि उनका उनका तो आई मीन स्टोमक में या जो भी है वो सब सारा एनर्जी तो बेबी के डेवलपमेंट में चल जाता है। तो ये एनर्जी कहाँ पे, मतलब कहाँ से एनर्जी फिर वो लोग लेंगे? हम लोग तो अभी पढ़े कि नहीं, लंग्स के मसल्स वगैरह से एनर्जी नहीं ले सकते हैं, रिब केज के एनर्जी के मसल से एनर्जी नहीं ले सकते हैं। हम लोग तो एब्डोमेन बताए, मतलब स्टोमक बताए, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, कहाँ से एनर्जी जाएगा? देखो, दो चीज ध्यान देना, क्योंकि जब नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन पहला चीज होता है कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो सबसे फर्स्ट में जो इनहेल एक्सहेल मैकेनिज्म में जिस प्रोसेस में एनर्जी का यूज हो रहा है, स्टोमक का आई मीन एब्डोमिनल मसल्स का एनर्जी, और कुछ अमाउंट में रिब्स केज का जो हम लोग बोलते हैं लंग्स का एनर्जी, जो सॉरी चेस्ट का जो एनर्जी है वहां के मसल्स एनर्जी को लेके फुलफिल करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी रीजन होता है, तो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को बोलता है स्टेयर पे नहीं चढ़ने के लिए, आप सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ सकते हैं। पहला कि अगर वो चलेंगी तो उनके पैर से प्रेशर पड़ेगा पेट पे, तो वो दिक्कत है, और दूसरा एनर्जी बहुत ज्यादा वहां पे खर्च जल्दी हो जाता है। ठीक है, जो कि जो बोलते हैं तेजी से सांस लेना या हांफना चालू हो जाएगा, इसीलिए इस स्टेयर पे ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भारी सामान नहीं उठा सकते हैं, इस तरह से होता है। मेन यहाँ सबको सोचता है कि भारी सामान नहीं उठाना है, स्टेयर पे नहीं चढ़ना है, ज्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर होगा। प्रेशर ठीक है, क्योंकि पैर का जो थाइज का जो प्रेशर है वो जाएगा, आई मीन कहने का मतलब वो वुम्ब में या फिर हम बोल सकते हैं पेट पे लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर एनर्जी भी बहुत ज्यादा वहां पे यूज होना स्टार्ट हो जाता है तो सब ज्यादा चीज नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत होता है। अब सोचो कि मसल्स में एनर्जी है, लेकिन वो हम काम करके एक तरह का वो जल्दी जल्दी सांस लेना बोलते हैं, हाफने लगा, या फिर कोई जो बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उस तरह से। तो नॉर्मल फीमेल बॉडी में जब वो प्रेग्नेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसका रिब केज का मसल्स एंड अपडाउन दोनों थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, आई मीन एनर्जी प्रोवाइड करता है इनहेल प्रोसेस में या ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। इसको ध्यान रखना, जनरल नॉलेज चीज है। ठीक है, सर तो हाँ, नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग रेट क्या होता है सर? डिपेंड करता है बाबू एज पे। ठीक है, अगर छोटा बच्चा एडल्ट में होगा, सर? क्या एडल्ट में मतलब सर एडल्ट एडल्ट में एज में? 12 से 16, उससे ज्यादा नहीं करेगा 1 मिनट में। और सर मतलब हम लोग का एज में? तुम लोग का एज में ज्यादा होगा, सर सर डिपेंड मतलब करता है। देखो जैसे ऑर्गेनिज्म में सर ठीक है, उसका धीरे धीरे बढ़ेगा तो और थोड़ा थोड़ा घटेगा, घटते घटते एक नॉर्मल अगर बात करें तो 16-17 तक, 1 मिनट में 14 से 16-17 डाटा चेंज होते रहता है एक एडल्ट पर्सन का और छोटे बच्चों का। और तुम लोग का एज में कि जिस हिसाब से काम कर रहे हो उस हिसाब से भी ये चीज डिपेंड कर जाता है। तो इस एज में आई मीन जो भी 12 साल 14 साल 15 साल, इस 15 तो मतलब 12-13 साल से 20 साल के बीच में कुछ भी बॉडी का मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होगा। चाहे एडल्ट का ले लो, तब बच्चे का तो खैर ज्यादा है, बड़ा होगा तो ठीक है, लेकिन हम उस एज में सब कुछ ज्यादा होगा। हार्ट बीट ज्यादा होगा, पल्स रेट ज्यादा होगा, ठीक है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म उसका रेट ज्यादा हाई होता है, केमिकल रेट, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट में तो और ज्यादा हो जाता है। जैसे हार्ट बीट रेट वगैरह नॉर्मल क्या है, फीमेल का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मेल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म अलग है, ब्रेन का जो है वो चीज है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आने वाला है, तो हम बता देंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंसेस होते रहता है। तो नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड है तो 14 से 16 याद रखो। ठीक है, इस फिगर को बना लो, ठीक है, क्योंकि ये फिगर हम फिर दोबारा क्या नोट करेंगे, जब नोट्स लिखाएंगे तो उस टाइम पे वो वहां पे रहेगा तुम्हारे पास। इसको नोट कर लो, नोट कर लिए हो? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है, अभी भी कुछ भी डाउट है तो। चलो, किसी को डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डाउट नहीं है। फिश का जो था,
गिल रेस्पिरेशन, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिश का है तुम लोग का गिल रेस्पिरेशन, तो ये तो पढ़े ही हो, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले सीखो, तो नोट करना थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ चलना। वहाँ क्या लिखे सर? एयर इट इज हाँ, फिल्टर्ड इन, एयर इट here इज it is फिल्टर्ड Rackers, इन। RAKER, RAKERS, Rackers and pass through gill lamella where exchange of gases occur. तो वहां पर क्या लिखे हैं? O2 forms water from water enter to the blood while O2 from water enter the while CO2 is diffused out in water operculum, मतलब एक्सचेंजिंग करता है तो वाटर में while CO2 लिखे हैं। मिलाकर वो, हाँ वाइल WH आई वाइल, while CO2 is diffused out in water. सर सेकंड पॉइंट का लास्ट वर्ड क्या है? इन वाटर थ्रू ऑपरकुलम, OPERCULUM, ऑपरकुलम मतलब साइड में रहता है ना, फिश वगैरह का देखोगे यहाँ पे साइड में पोच रहता है। कभी जाओगे फिश मार्केट में तो देखेगा उठा के दिखाएगा कि गिल्स देखिए रेड है, तो वो जो उठाता है ना, आई मीन वो कवर अप, वो होता है गिल्स कवर भी बोलते हैं उसको, जो ऑपरकुलम है। साइड में लिख लो गिल्स कवर, तो तुम लोग को याद रहेगा गिल्स कवर, क्योंकि गिल्स जो कवर्ड होता है वो ऑपरकुलम बोला जाता है। सही है, ये सीरीज बना लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में कभी कुछ वैसा मिला ओलंपियाड एंट्रेंस में तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है।
हो गया? चलो टॉपिक 2 respiration in human being. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना? एक्सेसरी ऑर्गन, और एक्सेसरी ऑर्गन में जैसे एग्जाम यहीं पे लिख देते हैं, रिब्स है, ठीक है, रिब केज, सॉरी रिब केज हो जाएगा, उसका डायफ्राम हो जाएगा, थॉरेक्स हो जाता है, डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम है, उसके बाद फिर एंड देयर मसल्स। एक्सेसरी ऑर्गन में यही है, इसलिए यहीं पे लिख दिए एंड देयर मसल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं, इट हैज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट या पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पहला पार्ट, दूसरा नेजल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, चौथा लैरिंग्स, पांचवा ट्रैकिया, उसके बाद फिर हो जाता है ट्रैकिया के बाद
हेलो, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? स्टूडेंट कोई रिप्लाई Yes, sir. करो। Yes, yes sir. sir सर का बोर्ड रुका हुआ है ना, आप लोग को भी तो ऐसा लग रहा होगा। yes sir Yes, sir. Rejoin किए तो ठीक हो गया. अच्छा, तो सर का क्लास चल रहा है। हाँ सर, रिज्वाइन करने पे आ रहा है। Sir, mic off है. ऑडियो आपका ऑफ है सर सर हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा था। हाँ, अब आ रहा है ऑडियो। yes sir ठीक, चलो अब क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट करो, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है वो नेटवर्क का, इसीलिए चलो कोई बात नहीं। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सर? ये या ये हाँ सर वही वाला। ये अ पेयर ऑफ लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखो, हम लोग का नोज से पूरा लंग्स के अंदर तक में है। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड एल्वियोलाई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रैकिया से जब अंदर जा रहे हैं तो लंग्स में घुस रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, वो लंग्स है। और एक्सेसरी ऑर्गन में जैसे रिब केज काम आता है, थॉरेक्स काम आता है, डायफ्राम काम आता है, मसल्स काम आता है, तो वो है। ठीक है, बाकी बात रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इतना ज्यादा पार्ट है हमारा। नोज, आई मीन नोज में दो चीजें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो हो गया, इसको नोट कर लिए? Yes, sir. ठीक है, चलो हम लोग सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। बस एक दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, large oblique opening which occur above the mouth at the tip of nose। ये हो गया एक्सटर्नल। उसके बाद लिखोगे नेजल कैविटी, दे आर टू चैम्बर or cavity which lie above the buccal cavity या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज टू पार्ट। पहला में क्या बताए थे, नोज हेयर,
nose hair, so it protect inter microbes. Microbes enter through hair. Microbes and dust भी लिख लेना, and dust और epithelial tissue. Pseudo stratified epithelial tissue दूसरा पार्ट है, तो it release mucus for moist condition. पहला है, दूसरा है, it maintain temperature during inhalation. Maintain temperature during inhalation लिखोगे या हाँ inhalation लिख लो, inhalation बस moist condition होगा यहाँ पे, ठीक है, for moist condition और it maintain temperature during inhalation मतलब इनकमिंग एयर को का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एयर कंडीशन भी बोलते हैं. ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं. नेक्स्ट है pharynx. It is the common passage of food and wind air. pharynx हो गया, उसके बाद फिर हम सबको लाइन मिटा रहे हैं. लैरिंक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स. सर इनटू के बाद क्या लिखे सर?
कौन सा? जी सर, pharynx open into anterior. हाँ, ओपन इनटू एंटीरियर वाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया कॉल्ड लैरिंग्स। ये नीचे वाला हो गया सबका, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है द ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, glottis, and a small leaf-like small leaf-like cartilaginous slab called epiglottis, which is check entry of food and air. ठीक है, larynx contain two vocal cord which vibrate when air is passed in between them. The vibration is convert into speech. Speech. ठीक है, बस यही है, ये है लैरिंक्स का। अब लिखते हैं ट्रैकिया का। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं थोड़ा, जो नहीं लिख पाए वो बताना, ऐसा नहीं कि हम मिटा दे तुम लोग लिख ना पाओ। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप लिखोगे इसमें, इट इज अ ट्यूब arises from the base of larynx, passes through neck, and reaches up to middle thorax. It is supported by, किसे सपोर्ट रहता है? C-sept incomplete cartilaginous ring. Cartilaginous ring due to presence of cartilaginous ring, trachea do not
collapsed during inhalation। बस ठीक है, ट्रैकिया तक आज रहने दो, नेक्स्ट टाइम से हम लोग लंग्स है, थोड़ा सा ही है, ठीक है, थोड़ा सा ही है, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास पहले इसका नोट्स ही लिखवाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बस एक लंग्स बचा हुआ है और एक फिर हमारा लंग्स है और ब्रीदिंग मैकेनिज्म है। ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकाई लिखेंगे, लंग्स एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले तो एरोबिक एंड एनारोबिक तो लिखा ही चुके हैं, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक, जहाँ तक आज समझाए या इस पिछले क्लास में जहाँ तक समझाए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हो, फिर से नहीं दिक्कत है तो फिर सर हाँ बोलो। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताइए। एक्चुअली इपिथेलियल टिश्यू तुम लोग 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा टाइप है, तो उसी का बस एक टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर का। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड में ही मतलब एक टाइप आता है, जैसे सिलिएटेड है, कॉलमनर है, उससे एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बस एक नाम है और कुछ है नहीं। ठीक है ना, बस उसमें मल्टीपल लेयर होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, सब कोई नोट कर लिए? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग आज ट्रैकिया तक खत्म किए हैं। नेक्स्ट क्लास में वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस एंड लंग्स 3 पार्ट है, तो मेनली ब्रोंकाई एंड लंग्स एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ये हम लोग तीनों नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर वो भी स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले नोट्स लिख के, फिर टाइम बचेगा तो हम लोग ट्रांसपोर्ट में हम लोग प्लांट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन में जाएंगे, एनिमल में जाएंगे। तो थोड़ा सा रीड करके आओ, एक बार थॉरोली पढ़ लेना प्लांट उधर वाला, बाकी इसका तो नोट्स लिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।